बहुत सक्रियता से अपनी भूमिका निभाएंगे। जी, बिलाल साहब के पास आते हैं इस फिल्म के अगले भाग में। इस फिल्म में सर हीरो भी है और विलेन भी है सर, और जो हीरोइन है वो कौन है? सत्ता। तो सत्ता के पीछे सब पड़े हुए हैं। तो पुराने जमाने में क्या होता था सर फिल्मों में बिलाल साहब, कि विलेन जो होता था ना वो अपहरण कर लेता था हीरो की भाई बहन, कोई पता नहीं, कोई ना कोई माँ, किसी को, और फिर कहता था कि 5 लाख रुपए लेके पवई की काली पहाड़ी के पीछे आ जाओ। अब मैं भी पवई में रहता हूँ, मैंने सारी जिंदगी ढूंढता रहा पवई में काली पहाड़ी कौन सी है, या फिर पवई बंगले पे आ जाओ, और मैं ढूंढता रहता यहाँ बंगला कौन सा है भाई ये। तो मेरी आधी जिंदगी इसी में गुजर गई है सर। खैर, पर अंततः होता है क्या, ज्यादा करके 99% वो विलेन आखिर में गोडाउन के अंदर हीरो के हाथ से मारा जाता है सर, और अंत में क्या कहते हैं, सत्य की वजह होती है, और हमारे सारे लोग फिल्म में से मुस्कुराते हुए बाहर निकलते हैं, गुनगुनाते हुए, वाह भाई वाह मजा आ गया। तो उनको ये लगता है कि हम जीत गए। वो कौन है? वो जनता है, जो देखने वाले हैं। तो जब उनका हीरो जीत जाता है, जो विनम्र है, जो सुंदर भी है, हीरोइन भी उसको मिल जाती है, तो वो खुश होते हैं कि हाँ सत्य की वजह हो गई है। बस वही कुछ हो रहा है सर इस समय, जो वहां से घट रहा है ना, वो वही कुछ हो रहा है सर। पूरी फिल्म का वही पात्र, वही पार्ट, वही सब कुछ चल रहा है। बिलाल साहब, आपको फिल्म का पार्ट कैसा लग रहा है, जहां राहुल जी विदेश गए हुए हैं? वैसे हमारे हीरो भी कई बार विदेश में जाके गाने वाने गाते थे। शम्मी कपूर साहब तो बहुत गाने गाए साहब उन्होंने, तो वैसे तो पेरिस में जाके और न जाने कहाँ कहाँ जाके। आपका पूरा एक क्या कहते हैं कि एक विचार जानने की कोशिश करते हैं इस पूरे परिदृश्य पे। जी बिलाल साहब। देखिए वोरा जी, सत्य जिसको इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है कि इसमें हमेशा से भगवान का अंश होता है, इसलिए इसे दबाया नहीं जा सकता। और जब से सृष्टि बनी है, सत्य और असत्य के बीच में द्वंद्व यही रहा है। असत्य ने इसको हमेशा से दबाने की कोशिश की है, और सत्य हमेशा उभर के आया और उसकी विजय हुई है। चाहे महाभारत हो, राम और रावण का युद्ध हो, हमेशा सत्य की विजय हुई है। और जब उसकी खुशी मनाई जाती है तो वो दिवाली होती है जी। साथ ही साथ राहुल गांधी जब बाहर से कुछ बोलते हैं तो उसका प्रभाव भारतीय परिस्थितियों में ज्यादा दर्शाया जाता है। तो आप इस तरह से इसको समझिए मुहावरेदार भाषा के अंदर, कि जब बॉलर बाउंड्री से रन अप लेता है और विकेट पर आके बॉल करता है तो बॉल में तेजी आ जाती है, क्योंकि वो बहुत दूर से दौड़ता हुआ आता है और अपनी उस गति को बॉल की गति में जोड़कर बैट्समैन को आउट करने की कोशिश करता है। तो मौजूदा समय में राहुल गांधी वही बॉलर है जो दूर से दौड़ते हुए आ रहे हैं और बहुत तेजी से गति के साथ बैट्समैन मौजूदा प्रधानमंत्री को बोल्ड करने की कोशिश। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। बिलाल साहब, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, अब क्लियर हुई मेरी आवाज? हाँ, बीच में टेलीफोन आ गया था, वो तो डिस्टरबेंस होता है। तो मैं कह रहा था कि राहुल गांधी वो बॉलर हैं जो बाउंड्री से दौड़ते हुए आ रहे हैं, और जब वो विकेट पर आके बॉल करते हैं तो पूरी कोशिश करते हैं कि सामने वाले बैट्समैन को आउट कर ले। तो राहुल गांधी इस वक्त विपक्ष की भूमिका में, और उन्होंने ये साबित कर दिया है अपने एनआईडी ऑफ इंडिया से कि मौजूदा समय में जो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं सीधे सीधे वैचारिक लड़ाई है। और उस विचारधारा के जो दो फलक हैं, एक तरफ घृणा है, एक तरफ मोहब्बत है। एक तरफ गांधी के मानने वाले हैं, एक तरफ गोडसे के मानने वाले हैं। एक तरफ घृणा फैलाने वाले हैं, एक तरफ प्रेम बांटने वाले हैं। और आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि 1948 में जब नाथूराम गोडसे ने गांधी को गोली मारी थी, तो उस समय गांधी जी के मुख से जो वाक्य निकला था वो ये था, हे राम। तो राहुल गांधी ये बताना चाहते हैं कि हम हे राम, जो सत्य के पुजारी थे गांधी, उनके मुंह से हे राम निकला था, जय श्री राम नहीं निकला था। हम हे राम को मानने वाले हैं, जय श्री राम को मानने वाले नहीं है। तो वो इस भाव को स्पष्ट करना चाहते हैं। और 1948 के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राजनीति के अंदर जिस तरह से सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता की
राजनीति के दो फलक चुने, उसमें धर्मनिरपेक्षता का भाव वही था जो सबके समावेशिता का भाव था, समग्रता का भाव था, सबको साथ लेने का चलने का भाव था, धार्मिक मान्यताओं को एक दूसरे की रेस्पेक्ट करने का भाव था। वही सांप्रदायिकता था जो एन आइडिया ऑफ इंडिया से के खिलाफ है, जो संविधान के खिलाफ है, जो भारतीय परंपराओं के खिलाफ है, जो भारतीय मूल्यों के खिलाफ है, जो भारत के दृष्टिकोण के खिलाफ है, जो भारत के साइंटिफिक टेम्परामेंट के खिलाफ है। लेकिन 2014 तक आपने देखा होगा कि राहुल गांधी पर बहुत ज्यादा अटैक किए गए और उनको एक नेगेटिव छवि से जोड़ा गया। 2014 के आते आते भारतीय जनता पार्टी और संघ के थिंकर्स ने सेकुलरिज्म को माइनॉरिटी अपीजमेंट से के एक पर्यायवाची बना दिया। जिस तरह से राहुल ने कहा ना कि कांग्रेस और गांधी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, उसी तरह संघ के स्ट्रेटेजिस्ट ने सेकुलरिज्म और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण एक दूसरे को पूरक लाके खड़े कर दिए और अपनी सांप्रदायिक राजनीति को पहले धार्मिक नीति से जोड़ा और फिर उस धार्मिक नीति को राष्ट्रवाद से जोड़ दिया और एक राष्ट्रवाद के सबसे बड़े हितैषी बन गए और सामने वाले को देशद्रोही कहने लगे। आज की मौजूदा परिस्थितियों में राहुल गांधी ने इस पूरे दृष्टिकोण का भाव तो रखा है, लेकिन अपनी राजनीतिक शैली में थोड़ा सा स्पिन दे दिया है। अब ये लड़ाई सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता के नाम पे नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि घृणा फैलाने वाले और मोहब्बत फैलाने वालों के नैरेटिव के बीच लड़ी जाएगी। तो ये बदलाव हुआ है राजनीतिक दृष्टिकोण में, जहां शब्दावली चेंज हुई है, लेकिन वैचारिक जो परिदृश्य है, जो वैचारिक दर्शन है, वो नहीं बदला है। राहुल गांधी कहना चाहते हैं सीधे सीधे कि आप घृणा के मानसिकता से जो आप देश के अंदर राजनीति करना चाहते हैं, घृणा की मानसिकता से आप इस समाज के ताने बाने को या इस ग्रोइंग इंडिया को जिस तरह से एक संकीर्ण मानसिकता में बदलना चाहते हैं, घृणा की मानसिकता से आप इस देश की ग्रोथ को रोकना चाहते हैं, घृणा के माध्यम से आप जब बात करते हैं पास्ट की करते हैं, ना तो प्रेजेंट की करते हैं ना फ्यूचर की करते हैं। और एन आइडिया ऑफ इंडिया में प्रेजेंट और फ्यूचर का दृष्टिकोण होता है जिसमें हम पास्ट से सबक सीखते हैं। राहुल गांधी बार बार ये इंगित कर रहे हैं और 2024 का चुनाव सर पे आन के खड़ा है, उससे पहले राज्यों के चुनाव होने। राहुल गांधी ने एक वैचारिक लाइन खींच दी है जिसमें उन्होंने साफ संकेत दे दिया है कि मैं इस विचारधारा के प्रति स्पष्ट रूप से भारत के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों की लड़ाई, लोकतांत्रिक मर्यादाओं की लड़ाई, लोकतांत्रिक परिपाटी की लड़ाई के लिए भले ही मुझे कुर्बानी देनी पड़े, मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं इस विचारधारा से किसी तरह भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, नहीं इस विचारधारा को लेके मैं किसी से डरता हूं। और लोगों को ये भी साथ साथ वो आगाह करते हैं डरने की जरूरत भी नहीं है। और साथ ही साथ इस विचारधारा का विरोध करने वाले लोगों को वो एक घृणा के पोल में लाके खड़ा कर देना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि ये एन आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है, जो हमेशा से रिवर्स पीछे देखते हैं और कार के उस सेंटर मिरर में देखते हैं जहां पीछे का नजर आता है, आगे का नजर नहीं आता।